और सब करवा दिया है। अब हम लोगों को जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है असेसमेंट ऑफ फर्म, क्योंकि ये क्या है, वापस से सब कनेक्टेड प्रोविजंस ही है बिजनेस के साथ। सो असेसमेंट ऑफ फर्म जो है वो हम लोगों को स्टार्ट करना है। ध्यान देना, अभी इसके आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा, क्योंकि यहां पे हुई है अमेंडमेंट। क्या है पहले देखते हैं, पहले कुछ प्रोविजंस आज डिस्कस करते हैं, देखते हैं अमेंडमेंट तक पहुंचते हैं कि नहीं। ध्यान देना, इट इज नाउ असेसमेंट ऑफ फर्म। अभी अपन ने असेसमेंट ऑफ कंपनी कंप्लीट किया, अब है असेसमेंट ऑफ फर्म। अब असेसमेंट ऑफ फर्म का कॉन्सेप्ट क्या है, तो ध्यान से सुनो। असेसमेंट ऑफ फर्म में पहले तो जो फर्म को टैक्स रेट एप्लीकेबल होते हैं वो क्या है, तो बेसिक टैक्स जो फर्म को लगता है वो है 30%। सरचार्ज जो फर्म को लगता है अगर इनकम इज मोर देन 1 CR तो 12%। एंड HEC जो फर्म को लगता है वो है 4%। सो ये तीन चीजें फर्म को एप्लीकेबल है, बेसिक टैक्स, सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था। दूसरा 45(3), 45(4) एंड 9B करके सेक्शन था जो हम लोगों ने कैपिटल गेन्स में डिस्कस किया था। ट्रांसफर ऑफ असेट बाय पार्टनर टू पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर। तुम्हें याद हो अगर, तो ये प्रोविजन रिकॉन्स्टिट्यूशन के वक्त अप्लाई होते थे एंड एक प्रोविजन सिर्फ डिसोल्यूशन के वक्त अप्लाई होता था। रिकॉन्स्टिट्यूशन के वक्त 9B और 45(4), डिसोल्यूशन के वक्त ओनली 9B। 9B क्या बोलता था याद करो, कि अगर पहले तो 45(3) क्या बोलता था वो याद करो, पार्टनर ने फर्म को असर्ट दिया अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज योर FVOC। फिर 45(4) एंड 9B करके सेक्शन, कि अगर फर्म ने असेट दिया है या स्टॉक इन ट्रेड दिया है किसको, पार्टनर को, तो वो 9B क्या बोलता है कि फर्म को टैक्स लग जाएगा अंडर कैपिटल गेन्स या फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो डिपेंड करेगा। अगर स्टॉक गया है तो बिजनेस, अगर कैपिटल असेट गया है तो कैपिटल गेन्स। और अब अगर जो शेयर होल्डर का ये था अपना कैपिटल बैलेंस था, अगर उससे पैसा उनको ज्यादा मिला है तो वो उनको टैक्सेबल हो जाएगा वो टाइम पे वापस से। अब टैक्सेबिलिटी आएगी, बट तुम्हें समझ में आओ वो ज्यादा पैसा क्यों दिया है, तो जो एग्जिस्टिंग असेट्स थे कहने से उसके लिए दिया गया है। तो एग्जिस्टिंग असेट्स के लिए ज्यादा पैसा दिया गया था, तो अब अपन वो पता है एग्जिस्टिंग असेट्स में हम उसको अलोकेट करते थे। सो ये हम लोगों ने कैपिटल गेन्स में डिस्कस किया है। अब ये हो चुका आपका 45(3), 4 एंड 9B, ये डिस्कस हो चुका है, टैक्स रेट्स डिस्कस हो चुके हैं। अभी अपने को क्या डिस्कस करना है, तो पहले तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सेक्शन नंबर 40B करके जो है, बट 40B स्टार्ट करने से पहले एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि फर्म जो है, फर्म उसका ये P&L अकाउंट है। क्या है उसका ये P&L अकाउंट। सो फर्म का ये P&L अकाउंट है। फर्म ने यहां पे लिखी है इनकम्स और यहां पे फर्म ने लिखे हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के अंदर एक एक्सपेंस क्या आएगा, रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर्स, एक आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन, एक आएगा नेट प्रॉफिट बाद में, उसके बाद बिफोर टैक्स, फर्म भरेगा उस पे टैक्स, फिर आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और यही नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा
in between partners in their profit sharing ratio. अब तुम समझो ये फर्म पार्टनर को टोटल 3 चीजें दे रही है, 3। नंबर 1 रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन लोन या कैपिटल दिया जा रहा है, एंड नंबर 3 शेयर इन प्रॉफिट दिया जा रहा है। अब थोड़ा सा आप याद करो, तो जो रेम्यूनरेशन मिला और जो इंटरेस्ट ऑन लोन मिला, ये दोनों चीजें पार्टनर को क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, और ये चीज क्या हो जाएगी पार्टनर के हाथ में, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(2)(a). पार्टनर को टैक्सेबल होगी ये रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट कौन से हेड में, बिजनेस एंड प्रोफेशन। कहां दिया था ये, सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन के अंदर। और ये क्यों एग्जम्प्ट हो रही है, शेयर इन प्रॉफिट क्यों एग्जम्प्ट हो रहा है, ऑलरेडी टैक्स हो चुका है इसीलिए। अब है ना, एक प्रोविजन क्या है, या एक यहां पे क्लैरिफिकेशन क्या दिया गया है, कि समझो कि हुआ ऐसा कि फर्म का आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फर्म को है ना टैक्स नहीं लग रहा है, ये इनकम निल। क्यों टैक्स नहीं लग रहा है, क्योंकि फर्म ने ये जो भी इनकम कमाई है ना, इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सारी इनकम ही एग्जम्प्ट है फर्म। समझो ना, फर्म को एग्रीकल्चर इनकम आई है। अब फर्म को अगर एग्रीकल्चर इनकम आई है और सारी की सारी इनकम अगर एग्जम्प्ट है फ्रॉम टैक्स, फर्म को टैक्स ही नहीं लग रहा है। पार्टनरशिप फर्म जो है उसको टैक्स ही नहीं लग रहा है, तो अब क्या शेयर इन प्रॉफिट पार्टनर्स को एग्जम्प्ट होगा, क्वेश्चन वो आ रहा है। क्योंकि अभी अपन ने क्या बोला, इट इज एग्जम्प्ट टू पार्टनर्स। व्हाई इट इज एग्जम्प्ट, बिकॉज इट इज ऑलरेडी टैक्स्ड। बट इफ सपोज firm is not liable to pay tax only because firm is earning exempt income, firm की सारी इनकम exempt है from tax। अगर फर्म की सारी इनकम exempt है तो भी क्या पार्टनर को exemption मिलेगा, ये क्वेश्चन आ रहा है। बैठ रहा है आपके दिमाग में क्वेश्चन, समझा पहले। अभी तो फर्म को टैक्स लग रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये exempt है, बट समझो ना फर्म एक इनकम कमा रही है जिसपे टैक्स ही नहीं है, तो अब क्या पार्टनर को एग्जम्पशन मिलेगा, तो अब आंसर इज यस। फर्म को टैक्स लगे या ना लगे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय पार्टनर इज टैक्सेबल अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन। शेयर इन प्रॉफिट इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर अंडर 10(2)(a). अब वाला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, even if firm is not liable to pay tax on income because of any exemption or deduction, share in profit received by partners is exempt under section 10(2)(a). उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्म को टैक्स लगे या ना लगे। दिस हैज बीन क्लैरिफाइड थ्रू सर्क्यूलर नंबर 8/2014। 45, 4, 3 and 9B already discussed in capital gains chapter। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ये सब मैंने अदर पॉइंट्स में आप लोगों को दिया हुआ है लास्ट में, पेज नंबर 286 पे ये अदर पॉइंट्स में आ रहा है सब कुछ। ओके, टैक्स रेट मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पे, वापस से तुम्हें चाहिए तो तुम 6 पॉइंट में टैक्स रेट डाल सकते हो। बेसिक टैक्स 30% है, सरचार्ज 12% है, इफ इनकम इज मोर देन 1 CR, एंड HEC 4% है। समझा इतना? अब देखो
अब अपने को पढ़ना क्या है यहां पे, तो पहला जो डिस्कशन है अपना, अब है ना ये फर्म्स है ना, फर्म्स वो लोग क्या करते थे, समझो ये फर्म है और उसके अंदर 4 पार्टनर्स है ए बी सी डी। अब ये फर्म है ना, फर्म, उसको प्रॉफिट आया, प्रॉफिट 40 लाख का प्रॉफिट आया है, 40 लाख का प्रॉफिट आया है। अब ये फर्म 40 लाख पे अगर टैक्स कैलकुलेट करने जाए तो 12 लाख का टैक्स आएगा 30% के हिसाब से। अब फर्म्स क्या करते थे, जानबूझ के यहां पे सैलरी लिख देते थे, एबीसीडी को सैलरी, या इंटरेस्ट लिख देते थे, 10 लाख 10 लाख 10 लाख और 10 लाख। खुद का टैक्स, ये खुद का प्रॉफिट 0, उसके ऊपर टैक्स 0, टैक्स भी 0, प्रॉफिट भी 0। और अब ए बी सी डी को 10 लाख की इनकम आ गई, 10 लाख की इनकम आ गई। किसको? ए बी सी डी को। ये 4 लोगों को 10 लाख की इनकम आ गई। और अब ये 10 लाख की इनकम, समझो ये लोग को टैक्स भरना है अंडर ऑप्शनल स्कीम, कहने से इन सबका टैक्स होगा 1,12,500। और 1,12,500 इंटू में 4 बार भी करूंगा, कहने से 4,50,000 का चारों को मिला के टैक्स भरना पड़ेगा, जबकि इसके ऊपर फर्म को टैक्स आ रहा था 12 लाख का, 30% के हिसाब से। सो ये फर्म क्या करती थी, अपने प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करती थी इन बिटवीन पार्टनर्स इन अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन अ फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन। इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन के फॉर्म में ये लोग क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते रहते थे और खुद के प्रॉफिट्स कम करते थे। अब ऐसे करने से कहने से टैक्स सेविंग्स हो रहा है। जिधर 12 लाख का टैक्स आने वाला था फर्म को, अब यहां पे टैक्स देखो कितना आ रहा है, सिर्फ 4,50,000। तो अब गवर्नमेंट ने भी यही चीज देख के एक सेक्शन बनाया, कौन सा, 40B करके। और सेक्शन 40B के अंदर प्रोविजंस बनाए क्या, कि फर्म हम आपको सैलरी, इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन माइनस करने देंगे। ऐसा नहीं है कि हम माइनस करने नहीं देंगे, आप माइनस करो, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन माइनस करो जो पार्टनर को दे रहे हो, लेकिन उसके ऊपर हम एक लिमिट रख रहे हैं आपसे। तो ये जो सेक्शन है 40B, उसके अंदर आपको क्या दिया गया है, एक लिमिट दी गई है कि कितना आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। सो आप लोगों को ये लिमिट पढ़नी है यहां पे 40B में। कौन कौन सी चीजों पे लिमिट है, तो 2 चीजों पे लिमिट है, पहला रेम्यूनरेशन और दूसरा इंटरेस्ट। शेयर इन प्रॉफिट तो वैसे भी एग्जम्प्ट ही है। सो पहला रेम्यूनरेशन के ऊपर और दूसरा इंटरेस्ट के ऊपर क्या दिया गया है, लिमिट्स दी गई। सो आपको लिमिट्स दी गई है यहां पे कि रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट कितनी अलाउड है। अब ध्यान से सुनो, अब पहले इंटरेस्ट के ऊपर अपना डिस्कशन होगा, फिर रेम्यूनरेशन के ऊपर अपना डिस्कशन होगा। अब आज अपना इंटरेस्ट के ऊपर ही डिस्कशन हो पाएगा, शांति से समझो। अब इंटरेस्ट को लेके ये सारे पॉइंट्स अपने को पढ़ने हैं, ये जितने भी पॉइंट्स अपने को दिए वो सारे अपने को पढ़ने। चलो ध्यान से सुनो, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट कि इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन और कैपिटल by a firm to its partners should be authorized by and it should be in accordance with partnership deed. So पार्टनरशिप फर्म को क्या बोला गया कि फर्म हम आपको इंटरेस्ट माइनस करने देंगे, बट पहला ही पॉइंट है कि इट शुड बी ऑथोराइज्ड बाय एंड इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ पार्टनरशिप डीड। अब तुम एग्जांपल लो, फर्स्ट एग्जांपल, पार्टनरशिप डीड है एंड देयर इज नो ऑथोराइजेशन
there is no authorization for payment of interest. मतलब क्या, पार्टनरशिप डीड बनाई गई है, डीड के अंदर है ना लिखा ही नहीं है कुछ भी कि कितना इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को देगा, कुछ नहीं लिखा है, डीड इज साइलेंट, देयर इज नो ऑथोराइजेशन, ऑथोराइजेशन ही नहीं है डीड के अंदर, देयर इज नो ऑथोराइजेशन। और अब क्या हुआ पता है, अब ये फर्म ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट भी किया एट द रेट ऑफ 10%। ऑथोराइजेशन नहीं है तो भी पेमेंट किया गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंटरेस्ट है ना, ये वाली इंटरेस्ट, फर्म आपके बुक में ये इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, डिसअलाउड। मतलब फर्म आपने अगर ये इंटरेस्ट माइनस भी की होगी ना, हम सारा का सारा खर्चा क्या कर देंगे, एड बैक। आपको इंटरेस्ट माइनस करने तभी मिलेगा जब डीड में लिखा होगा। सो ऑथोराइजेशन होना चाहिए, यह आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट ध्यान से सुनो, पार्टनरशिप डीड authorizes payment of interest at the rate of 10%। अब डीड में लिखा है क्या कि पार्टनर्स यू आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, ऐसा डीड में लिखा है, इट इज मेंशन्ड इन डीड। अब ये फर्म ने अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे किया एट द रेट ऑफ 11%, 11% इंटरेस्ट दे दिया। अब फर्म आपके बुक में क्या हो जाएगा, तो 1% जो है ना वो डिसअलाउ हो जाएगा। क्यों डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विथ पार्टनरशिप डीड। फर्स्ट केस में ऑथोराइजेशन नहीं था, सेकेंड केस में इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विथ पार्टनरशिप डीड। सो देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट में द इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन और ऑन कैपिटल बाय फर्म टू इट्स पार्टनर शुड बी ऑथोराइज्ड बाय एंड इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ पार्टनरशिप डीड। बैठा ये दिमाग में? चलो ये सेकेंड पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है सेकेंड पॉइंट। The interest payable by firm to its partner should not be for a period falling prior to the date of such partnership deed authorizing the payment of interest। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान देना। थर्ड पॉइंट, समझो एक पार्टनरशिप डीड है, देयर इज नो ऑथोराइजेशन फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, बराबर, देयर इज नो ऑथोराइजेशन फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब यही पार्टनरशिप डीड इज अमेंडेड, नया बनाया, अमेंड किया इसको, मॉडिफाई किया। कब किया? 1 जुलाई 2024। एंड नाउ रिवाइज्ड partnership deed authorizes payment of interest at the rate of 10% with effect from 1st April 2024।
डीड अमेंड हुआ है 1 जुलाई 24 पे, बट उसका इफेक्ट दिया गया है 1/4/24 से। और अब ये फर्म ने अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे किया एट द रेट ऑफ 10% ओनली फ्रॉम 1/4/2024 टू 1/4/24 टू 31 मार्च 2025। तो अब तुम्हें समझ में क्या आना चाहिए कि इसमें से 3 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है, क्या नहीं से वो तो रेट्रोस्पेक्टिवली आपने डीड को अमेंड करके इफेक्ट दिया हुआ है। तो जो भी आपने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की होगी, कि नहीं से ये वाली इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, डिसअलाउड, और ये जो 9 मंथ्स की इंटरेस्ट होगी वही क्या होगी, सिर्फ अलाउड। बैठा दिमाग में आपके ये पॉइंट? सो ये आपका थर्ड एग्जांपल हुआ। फोर्थ क्या लिखा है पढ़ो, यहां पे थर्ड पॉइंट क्या लिखा है पढ़ो। सो अब क्या हुआ, समझो पार्टनरशिप डीड ऑथोराइजेस पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%। 15% इंटरेस्ट को क्या किया गया है, ऑथोराइज किया है। और अब फर्म ने पार्टनर को पे भी जो किया है ना इंटरेस्ट, वो है 15। सो देयर इज ऑथोराइजेशन, पेमेंट इज ऑल्सो इन अकॉर्डेंस विथ पार्टनरशिप डीड, एंड ये प्रायर पीरियड इंटरेस्ट भी नहीं। सारी कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है, बट जो इंटरेस्ट पे हुई है ना फ्रेंड्स, वो 12% से ज्यादा है। सो अब यहां पे प्रोविजन क्या बनाया गया है कि वापस से डिसअलाउड तो हो ही जाएगा, कितना, 3%, सॉरी 3% डिसअलाउ हो जाएगा। कितना परसेंट डिसअलाउ हो जाएगा, 3। मैक्सिमम इंटरेस्ट जो एक फर्म अपने पार्टनर को दे सकती है वो कितना है, 12%। 12% से ज्यादा नहीं दे सकती। मतलब अब देखो ये फर्म है, इसका ये पीएनएल अकाउंट है, इसने अगर यहां पे लिखा होगा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% और फिर आया होगा आपका नेट प्रॉफिट, तो अब आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करोगे एंड उसमें ऐड कर दोगे कितना, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 3%। ये ऐड हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, अब है ना यहीं पे मुझे और एक डिस्कशन करना है। ये तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अब जरा पार्टनर के बुक में आओ ना। पार्टनर, हाउ मच इंटरेस्ट इज रिसीव्ड बाय पार्टनर, इंटरेस्ट रिसीव्ड इस कैन आई से 15%। अब थोड़ा सा आप मुझे सोच के बताओ कितना इंटरेस्ट टैक्सेबल होना चाहिए, टैक्सेबल, टैक्सेबल कितना होना चाहिए, 12%, 12% टैक्सेबल होना चाहिए। सो आंसर इज 12%। क्यों 12%? क्योंकि 3% ऑलरेडी टैक्स हो चुका है, ये ऑलरेडी टैक्स हो चुका है। सो इसीलिए यहां पे सिर्फ टैक्सेबल 12% ही होना चाहिए। सो याद रखना, जितना फर्म को एक्सपेंस माइनस करने मिलेगा ना, उतना ही अमाउंट पार्टनर को टैक्सेबल होगा,
उतना ही अमाउंट पार्टनर को टैक्सेबल होगा, उससे ज्यादा नहीं। अब आ रहा है फिफ्थ पॉइंट, सुनना, अब फिफ्थ पॉइंट बहुत मस्त है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? पार्टनरशिप डीड ऑथोराइजेस पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%, बराबर। और फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट पे भी किया है एट द रेट ऑफ 12%, पेमेंट भी हुआ है 12% के हिसाब से। अब देखो यहां पे ना, इट इज ऑथोराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड, पेमेंट is in accordance with partnership deed, it is a post period salary, interest is not exceeding 12% also, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, बराबर। अब है ना, अब असेसिंग ऑफिसर क्या बोल रहा है, देखो कि दिस इंटरेस्ट इज नॉट डिसअलाउड एज पर 40B। सुनो बराबर से, असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया है समझना। असेसिंग ऑफिसर ने इसमें से 2% इंटरेस्ट को डिसअलाउ किया है एंड 10% इंटरेस्ट को अलाउ किया है। यह किसने किया? असेसिंग ऑफिसर, बराबर। आपने रिटर्न फाइल कर दिया 12% बता के, एओ बोलता है नहीं 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 नहीं, इसमें से 2% इज डिसअलाउड। Now why it is disallowed? रीजन समझो, एओ का रीजन समझो। एओ बोल रहे हैं इंटरेस्ट इज नॉट डिसअलाउड एज पर 40B। 40B के हिसाब से तो ये अलाउड ही है। एओ इनवोक्स सेक्शन 40A2 करके, क्या है 40A2? अनरीजनेबल पेमेंट टू रिलेटिव्स। एओ क्या बोल रहा है कि फर्म ने अपने पार्टनर को इंटरेस्ट पे किया, मार्केट रेट इज 10% और फर्म ने एक्सेस पे किया है, एक्सेस पेमेंट इज 2% एंड देयरफॉर 2% इज डिसअलाउड। एओ 40B को तो साइड में रख रहा है, बोलता है 40B में तो चलो सब सेटिस्फाई हो गया कंडीशन। एओ बोल रहा है मेरे को 40B में इंटरेस्ट ही नहीं है। एओ ने दूसरा सेक्शन है इन्वोक कर दिया, कौन सा? 40A2। वो पता है ना, अगर आप अपने रिलेटिव्स के साथ ट्रांजैक्शन करते हो तो वो ट्रांजैक्शन में अगर आपने रीजनेबल अमाउंट पे नहीं किया है, आप ज्यादा पे कर रहे हो, तो कहने से वो डिसअलाउ हो जाता है। एओ बोलता है डिसअलाउड एज पर 40A2। 40A2 के हिसाब से मैं डिसअलाउ कर रहा हूं, ऐसा कौन बोल रहा है? असेसिंग ऑफिसर। सो असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है डिसअलाउड है। अब क्या करें हम यहां पे? तो अब ये केस यू कैन से कोर्ट में गया, क्योंकि फर्म अभी बोल रही है कि यार आप 40B अप्लाई नहीं कर रहे हो और 40A2 अप्लाई करके बोल रहे हो कि इट इज डिसअलाउड। ये केस कोर्ट में गया और कोर्ट का डिसीजन देखो क्या आया है। ये केस लॉ है CIT वर्सेस ग्रेट सिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन। फॉर डिसअलाउंस ऑफ इंटरेस्ट असेसिंग ऑफिसर कैन नॉट इन्वोक सेक्शन 40A2। असेसिंग ऑफिसर को क्या बोला पता है कि दिस सेक्शन 40A2 इज नॉट एप्लीकेबल। तो यहां पे असेसिंग ऑफिसर जो है वो हार गया केस एंड असेसी जो है वो केस जीत गया
और यहां पे असेसिंग ऑफिसर को क्या बोला पता है कि आप है ना ये डिसाइड मत करो यहां पे कि रीजनेबल अमाउंट क्या है और अनरीजनेबल अमाउंट क्या है। रीजनेबल परसेंटेज 12% होंगे, इसीलिए हमने सेक्शन में 12% रखा है। आप हम लोगों को क्वेश्चन मत करो 40B के अंदर आके कि 12% इज नॉट द रीजनेबल अमाउंट। सो ये जो केस हुआ था उसमें यही डिसाइड हुआ था कि भाई तुम लोग 40A2 AO कैन नॉट इन्वोक 40A2। बैठा आपके दिमाग में ये पॉइंट? सो AO you don't decide what is reasonable and unreasonable in this case. रीजनेबल इज ओनली 12%, इसीलिए हमने सेक्शन में भी 12% ही रखा है। अगर रीजनेबल 10% होता तो हम सेक्शन में 10% रखते हैं, क्योंकि हमने सेक्शन बनाया तो वो भी हमने कुछ सोच के ही बनाया हुआ है। सो आप हमारा रीजनेबल अमाउंट अनरीजनेबल अमाउंट को चैलेंज मत करो यहां पे। ओके, नीचे एक नोट दी गई है, पढ़ो ना क्या लिखा है। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय पार्टनर्स is taxable to the extent allowed as a deduction to the firm। ये तो मैंने आपको ऊपर ही सिखा दिया अभी कि ये देखो फर्म को 12% ही फाइनली माइनस करने मिला है। फर्म ने 15% माइनस किया था, 3% एड बैक हो गया, फर्म को माइनस करने ही मिला है 12%। तो अब पार्टनर को टैक्सेबल कितना होगा? 12%। पहले बैठा इतना दिमाग में तो मैं आगे बढ़ूं फ्रेंड्स, बराबर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट समझो अभी, 6th पॉइंट। अब हुआ ऐसा, ये फर्म जो है ना, फर्म पार्टनरशिप डीड में, फर्म के पार्टनरशिप डीड में लिखा है दिस पार्टनरशिप डीड authorizes payment of interest at the rate of 12% on capital account of partners। अब है ना, अब ये फर्म है और यहां पे पार्टनर्स है। अब ये पार्टनर्स के ना, पार्टनर्स के फर्म के अंदर 2 अकाउंट है। एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में जो रेगुलरली रेम्यूनरेशन और सब दिया जाता है वो सब उसमें क्रेडिट किया जाता है। अब है ना, हुआ ये कि ये 2 अकाउंट है फर्म के अंदर और फर्म ने इंटरेस्ट पे किया एट द रेट ऑफ 12% ऑन कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट। इधर जो बैलेंस था ना, इधर जो बैलेंस, इसमें भी कुछ बैलेंस था, इसमें भी कुछ बैलेंस था। दोनों बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट पे किया फर्म ने। किसको? पार्टनर को, दोनों बैलेंस पे। अब अगर दोनों बैलेंस पे फर्म ने इंटरेस्ट पे किया है ना, सुनना बराबर से, जजमेंट क्या था पता है? कि जो कैपिटल बैलेंस पे इंटरेस्ट दिया ना दैट इज अलाउड, एंड जो इंटरेस्ट इधर दिया ना दैट इज डिसअलाउड। सुनना, रीजन क्या था पता है? रीजन, इसका रीजन क्या? फालतू सा रीजन क्या? पार्टनरशिप डीड ऑथोराइजेस पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ओनली ऑन कैपिटल अकाउंट। हाँ, बट पार्टनरशिप डीड में आपने कैपिटल अकाउंट ही लिखा है, इसीलिए। तो इसका मतलब why it is disallowed? Why? Because there is no authorization। मतलब अब आप जब भी प्रैक्टिकली पार्टनरशिप डीड अगर फ्यूचर में किसी की बनाओगे तो याद रखना कि उधर इंटरेस्ट के इसमें आप लोगों को नोट में, मतलब जो इंटरेस्ट का आप क्लॉज बनाओगे उसमें लिख ही लेना कि इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू पार्टनर्स ऑन कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और एक्सेट्रा और सिमिलर अकाउंट्स। अगर ऑथोराइजेशन होता ना तो ये इंटरेस्ट भी अलाउ हो जाती थी। ओनली रीजन फॉर डिसअलाउंस इज व्हाट? देयर इज नो ऑथोराइजेशन। ये देखो, नोवेल डिस्ट्रीब्यूटिंग एंटरप्राइजेस
Kerala High Court, if partnership authorizes payment of interest only on credit balance in capital account and not on credit balance in current account, then interest paid on balance in current account is not allowed as deduction. बैठा दिमाग में, बैठा आपके? चलो अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब ये पॉइंट समझो। यहां पे पार्टनर्स हैं, यहां पे फर्म है। पार्टनर ने फर्म को कैपिटल दिया है, कैपिटल, और फर्म ने यही पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट किया और फर्म का क्या है, बिजनेस है। अब फर्म क्या पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट। अब ये जो बिजनेस है ना फर्म का, समझो कि ये बिजनेस है ऑफ ओनली टी ग्रोइंग। फर्म का बिजनेस ही है क्या, सिर्फ टी ग्रोइंग का बिजनेस, और फर्म को यहां से क्या आ रही है, इनकम। अब अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो फर्म को जो इनकम आ रही है ना, इनकम, ये सारी की सारी इनकम क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। व्हाई एग्जेम्प्ट? बिकॉज इट्स एन एग्रीकल्चर इनकम। ग्रोइंग से ही इनकम है, बस मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ग्रोइंग। So entire income is exempt. Now if entire income of firm is exempt, अब तुम थोड़ा सा समझो, ये जो इंटरेस्ट है ना, ये वाली इंटरेस्ट, even if all the conditions which are explained to you right now are satisfied, तो भी ये इंटरेस्ट क्या हो जाएगी पता है, डिसअलाउड हो जाएगी। क्यों डिसअलाउड हो जाएगी? क्योंकि अब ये पैसा यूज हुआ है किस पर्पस के लिए, एग्जम्प्ट इनकम कमाने के लिए, और एग्जम्प्ट इनकम कमाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं कहने से वो डिसअलाउ हो जाते हैं। ये डिसअलाउ इसीलिए नहीं हो रही है कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। समझो कि पार्टनरशिप डीड का ऑथोराइजेशन भी है, 12% ही इंटरेस्ट है, इट इज इन अकॉर्डेंस विद पार्टनरशिप डीड, सारी की सारी कंडीशंस जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की है वो सेटिस्फाई हो गई है, तो भी ये इंटरेस्ट डिसअलाउ हो रही है। क्यों डिसअलाउ क्यों हो रही है? क्योंकि ये इंटरेस्ट, ये जो पैसा है, ये जो कैपिटल है, वो यूज हुआ है ऐसे इनकम कमाने के लिए जो एग्जम्प्ट है फ्रॉम टैक्स, जो एग्जम्प्ट है फ्रॉम टैक्स। अच्छा, अगर समझो कि ये पैसा सिर्फ यूज होता टी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, तो ये इंटरेस्ट क्या हो जाती, अलाउड हो जाती, क्योंकि अब तो आपका जो भी इनकम आएगा वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। और अगर समझो कि ये बिजनेस आपका होता टी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो ये आपका आ गया कॉम्पोजिट इनकम। इसमें से 60% इज एग्रीकल्चर इनकम एंड 40% इज नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो अब ये इंटरेस्ट क्या हो जाती है पता है, 60% डिसअलाउ हो जाती एंड 40% अलाउ हो जाती। मतलब मैं क्या सिखाना चाहता हूं आपको, इवन इफ ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट अलाउ होगा, वो पैसा यूज भी होना चाहिए किस पर्पस के लिए, टैक्सेबल इनकम कमाने के लिए। और इसीलिए यहां पे एक नोट है, इफ अमाउंट इज यूटिलाइज्ड टू अर्न एग्जम्प्ट इनकम then interest is not allowed as a deduction. Then interest is not allowed as a deduction. बैठा आपके दिमाग में, बैठा ये पॉइंट। अब लास्ट 2 पॉइंट्स हैं यहां पे, वो समझो क्या है। लास्ट 2 पॉइंट्स हैं इंटरेस्ट को लेके। अब हुआ ये कि समझो एक पार्टनरशिप फर्म है, फर्म, और ये फर्म में मिस्टर ए पार्टनर है, मिस्टर बी भी पार्टनर है, और एक HUF है, HUF
वो भी इसके अंदर कौन है, पार्टनर है, उसने भी कैपिटल दिया हुआ है। बट ये जो HUF है ना, HUF, उसका कर्ता इज मिस्टर एक्स। तो फर्म में डीड में ना, पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा है कि पार्टनर्स कौन कौन है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर एक्स, ब्रैकेट में लिखा है HUF। इसका मतलब क्या हुआ, हु इज पार्टनर इन अ फर्म, HUF, क्योंकि पैसा HUF ने दिया है। बट HUF, अंडरस्टैंड, उसका कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होता है। तो आज मिस्टर एक्स जो है ना, वो क्या कर रहा है पता है, HUF को सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अब तुम समझो, हु इज पार्टनर इन अ फर्म, HUF, बट HUF इज रिप्रेजेंटेड बाय मिस्टर एक्स। सो मिस्टर एक्स इज पार्टनर but in a representative capacity, not in his individual capacity. वो खुद के इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टनर नहीं है, ही इज पार्टनर बट ओनली अ रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर। मिस्टर एक्स सिर्फ HUF को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। सो मिस्टर एक्स को HUF सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है। बैठा ये दिमाग में पहले आपके। अब तुम समझो, अब ये फर्म HUF को इंटरेस्ट पे करेगा, और हुआ क्या कि मिस्टर एक्स है ना, उसने अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये फर्म को कुछ लोन दिया था, इंडिविजुअल कैपेसिटी में। मतलब तुम समझ रहे हो, तो HUF का जो बैंक अकाउंट है उससे कैपिटल गया था, और ये मिस्टर एक्स ने खुद ने लोन दिया। और अब ये फर्म मिस्टर एक्स को क्या पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है उस चीज पे। अब अपने सामने क्वेश्चन क्या आ रहा है कि ये वाली जो इंटरेस्ट है, ये वाली इंटरेस्ट जो फर्म ने HUF को दी है, क्या इस पे सेक्शन 40B अप्लाई होगा? तो आंसर इज यस, इस पे सेक्शन 40B अप्लाई होगा, क्योंकि एक्चुअली में पार्टनर है कौन, HUF ही पार्टनर है, मिस्टर एक्स तो सिर्फ उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बट क्या ये इंटरेस्ट के ऊपर 40B अप्लाई होगा? तो आंसर इज नो, इस पे अप्लाई नहीं होगा। मतलब अगर कोई पर्सन पार्टनर है इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, और अगर उसने लोन दी है इन इंडिविजुअल कैपेसिटी, तो जो भी इंटरेस्ट उसको मिलेगी इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, उस पे 40B अप्लाई होगा। बट जो भी इंटरेस्ट उसको मिलेगी ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटी, कहने से उस पे इंटरेस्ट नहीं, उस पे 40B अप्लाई नहीं होगा। और इसी चीज का उल्टा प्रोविजन, सुनो इधर, उल्टा, इसका ही उल्टा कर रहा है। इधर देखो क्या है उल्टा प्रोविजन, कि समझो मिस्टर एक्स खुद ही एक फर्म के अंदर पार्टनर है, 3 पार्टनर है, A, B एंड X करके। X ने अपने अकाउंट से कैपिटल दिया हुआ है, अपने पैसे दिए हुए हैं फर्म को, और अब फर्म इसको क्या पे कर रहा है, इंटरेस्ट। और यही जो मिस्टर एक्स है उसका खुद का एक HUF भी है, ये HUF ने फर्म को लोन दिया है, और अब ये फर्म HUF को इंटरेस्ट पे कर रहा है। अब ये जो HUF है उसको ऑब्वियसली रिप्रेजेंट कौन करेगा, मिस्टर एक्स ही रिप्रेजेंट करेगा। अब तुम समझो, अब मिस्टर ए जो है वो पार्टनर है इन इंडिविजुअल कैपेसिटी, और उसने रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में लोन दी हुई है। तो ये पैसा किसके अकाउंट से गया है, HUF के। ये कैपिटल किसके अकाउंट से गया है, मिस्टर एक्स के। इंटरेस्ट ये वाली पे 40B के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे, बट इस पे 40B के जो प्रोविजंस है वो अप्लाई नहीं होंगे। आप ये देखो कि आप पार्टनर कौन सी कैपेसिटी में हो। अगर आप पार्टनर हो इन इंडिविजुअल कैपेसिटी और आपने लोन दिए इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, तो जो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में इंटरेस्ट मिलेगी आपको, उस पे प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। एंड अगर आप पार्टनर हो इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी और आपने लोन दिए इन इंडिविजुअल कैपेसिटी, तो आपको जो भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंटरेस्ट मिलेगी उस पे अप्लाई नहीं होगा।
सो ये आपके ये पहले दो पॉइंट है, फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट। सो अब ये पूरा डिस्कशन था ऑन इंटरेस्ट, ये पूरा डिस्कशन था ऑन इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के अंदर एक चीज याद क्या रखना कि इंटरेस्ट वर्किंग पार्टनर को दी जाए, नॉन वर्किंग पार्टनर को दी जाए, इट इज अलाउड। वाई इट इज अलाउड? अंडरस्टैंड, इंटरेस्ट क्या है पता है? इट इज रिवॉर्ड फॉर फंड्स प्रोवाइडेड बाय पार्टनर, एंड फंड्स कैन बी प्रोवाइडेड बाय एनी पार्टनर, वर्किंग और नॉन वर्किंग। बट जब मैं आपको रेम्यूनरेशन सिखाऊंगा तो रेम्यूनरेशन में एक पॉइंट क्या डाल दिया है कि जो रेम्यूनरेशन नॉन वर्किंग पार्टनर को दिया होगा दैट इज डिसअलाउड। वाई? आपको खुद को समझ में आना चाहिए, नॉन वर्किंग पार्टनर काम नहीं कर रहा है। एंड व्हाट इज रेम्यूनरेशन? रेम्यूनरेशन इज रिवॉर्ड फॉर सर्विसेज विच आर गिवन बाय पार्टनर टू पार्टनरशिप। और इसीलिए देखो यहां पे मैंने लिखा है, वर्किंग पार्टनर को आप इंटरेस्ट दो या नॉन वर्किंग पार्टनर को, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट कमाने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल, और कैपिटल दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं। वर्किंग पर्सन, वर्किंग पार्टनर भी कैपिटल दे सकता है और नॉन वर्किंग पार्टनर भी कैपिटल दे सकता है। एंड व्हाट इज इंटरेस्ट? इट इज रिवॉर्ड फॉर फंड्स विच आर प्रोवाइडेड बाय पार्टनर। तो इंटरेस्ट में आप वर्किंग पार्टनर को इंटरेस्ट दो, नॉन वर्किंग पार्टनर को इंटरेस्ट दो, इट इज अलाउड। बट जब हम रेम्यूनरेशन पढ़ेंगे उसका पहला ही पॉइंट देखो क्या लिखा है, वर्किंग पार्टनर को पे होगा तो ही अलाउड होगा, तो ही अलाउड होगा। पहले तुम्हें ये इंटरेस्ट वाला सब कुछ क्लियर हुआ? सारे केसेस जो मैंने आपको सिखाए, ये सारे नोट्स जितने भी यहां पे दिए वो सब क्लियर है? दो केस लॉज है, ये दोनों केस लॉज आपको क्वेश्चन में दिए जाते हैं, आपके मॉड्यूल में ही क्वेश्चन है, उसमें ये नोवेल डिस्ट्रीब्यूटिंग का केस लॉ है, सीआईटी ग्रेट सिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का भी केस लॉ है। क्लियर? चलो अभी कल कंटिन्यू करके ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा कल के दिन में, तो कल कंप्लीट करते हैं अपन, ठीक है? चलो बाय बाय फ्रेंड्स।